हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे मन लगाकर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है बीएड। एक मिनट भाई, हम अपने सेट कर लेते हैं पहले अपना, ठीक है ना। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है, बीएड जो फर्स्ट ईयर है इसका जो पेपर थर्ड है हम लोग कर रहे हैं, पेपर थर्ड। और यूनिट हमारी कौन सी चल रही है, 1। अब इस यूनिट के अंदर हमारा 1 या 2 जो है लेक्चर और होंगे। उसके बाद हमारा जो ये पेपर है यानी कि जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, फिर अगली यूनिट करेंगे भी, सेकंड यूनिट के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। तो देखो अब बात करते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड का जो यूनिट 1 है उसका आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे। आज हम बात करेंगे शिक्षण सिद्धांतों के ऊपर। शिक्षण के जो सिद्धांत है उनके ऊपर हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। देखो शिक्षण सिद्धांत कौन से होते हैं, थ्योरीज ऑफ टीचिंग। बात किसकी आती है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो थ्योरीज क्या क्या है, क्या क्या सिद्धांत है शिक्षण के। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ये बात तो हम बहुत बार कर चुके कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। हम लोग जो है एक टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है, बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे के व्यवहार के अंदर क्या लाना है भी, परिवर्तन लाना है। बच्चे के व्यवहार में क्या लाना है, परिवर्तन लाना है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अनेक व्यूह रचनाओं और युक्तियों का प्रयोग करता है। अनेक व्यूह रचनाओं मतलब अनेक प्रकार की जो है युक्तियां, प्लानिंग बनाता है। अनेक प्रकार के वो उसके अंदर थ्योरीज का प्रयोग करता है एक टीचर। क्यों, क्योंकि बच्चों के व्यवहार के अंदर क्या लाना है भाई, परिवर्तन लाना है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अनेक युक्तियों की, अनेक चीज़ों की, रचनाओं की क्या करता है एक टीचर प्रयोग करता है। तो अलग अलग शिक्षण जो परिस्थितियां हैं उसमें अलग अलग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग जो शिक्षण की परिस्थितियां होती हैं उसमें अलग अलग युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग शिक्षण परिस्थितियों में इन व्यूह रचनाओं और युक्तियों का समानीकरण होने लगता है, इसलिए इसे ही क्या कहते हैं, शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। इन शिक्षण युक्तियों को यानी कि ये जो पढ़ाने के तरीके होते हैं ना, ये जो पढ़ाने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण सिद्धांत बोलते हैं। ये जो पढ़ाने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं, इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। अध्यापक इन शिक्षण सिद्धांतों की सहायता से जो वो पढ़ाता है उसको वो प्रभावशाली बनाता है, ठीक है ना। अध्यापक क्या करता है, ये जो शिक्षण सिद्धांत है इनकी सहायता से अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग को और भी ज्यादा क्या बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। तो अध्यापक को इन सिद्धांतों की जानकारी होना बड़ा जरूरी है। एक अध्यापक के लिए चाहिए कि वो इन सिद्धांतों की जानकारी उनको हो, ठीक है ना। क्योंकि जो अध्यापन का जो कार्य होता है, जो अध्यापन कार्य करता है एक अध्यापक, वो उसके लिए ये जरूरी है उसको कि अलग अलग उसको युक्तियां आनी चाहिए। युक्तियां का मतलब क्या है, अलग अलग उसको क्या आने चाहिए, तरीके आने चाहिए, अलग अलग मेथड से वो बच्चे को पढ़ाए। तो शिक्षण के सिद्धांत किस प्रकार के हैं, टीचिंग थ्योरीज कौन कौन सी होती है, शिक्षण के सिद्धांत यानी कि टीचिंग थ्योरी कौन कौन सी होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं भी। जो शिक्षण के सिद्धांत है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो औपचारिक सिद्धांत होता है जिसको हम फॉर्मल थ्योरीज बोलते हैं। एक वर्णनात्मक होता है जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और एक निर्देशात्मक होता है जिसको हम नॉर्मेटिव बोलते हैं। ये कहता है कि जो टीचिंग की जो थ्योरीज हैं वो 3 प्रकार की होती है। एक जो टीचर जिनकी सहायता से बच्चे को अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है, बच्चे के अंदर ज्ञान भर सकता है ना, बच्चे के व्यवहार में क्या लग सकता है, परिवर्तन ला सकता है, वो 3 प्रकार की होती है। एक तो फॉर्मल थ्योरीज होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होती हैं और एक नॉर्मेटिव होती है। वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। आपको याद रखना है तीनों के नाम। एक तो फॉर्मल है जिसको हम औपचारिक बोलते हैं, दूसरा डिस्क्रिप्टिव है यानी कि वर्णनात्मक, वर्णन करना, और एक होती है नॉर्मेटिव यानी कि निर्देश देना, निर्देशात्मक जो थ्योरी होती है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मेटिव है उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में क्या है और फॉर्मल में क्या होता है।
क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं ये बच्चों आपके जीवन में आगे बड़े काम में आने वाली हैं। जब आप भी बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या क्या आप थ्योरीज को क्या करोगे, यूज करोगे, किन किन को आप काम में लाओगे, ठीक है ना, किन किन को आप क्या लाओगे, काम के अंदर लाओगे। उसके बाद देखो अगली हमारी बात क्या है कि ये हमने बात की अभी कि शिक्षण के औपचारिक सिद्धांत होते हैं, फिर वर्णनात्मक सिद्धांत है, उसके बाद निर्देशात्मक सिद्धांत है, ये फॉर्मल है, ये डिस्क्रिप्टिव है और वो नॉर्मेटिव है। तो जो औपचारिक सिद्धांत है यानी कि जो फॉर्मल थ्योरीज होती है ये क्या होती है, इनके अब ये तो हमारे पार्ट्स हो गए, ये तो हमारे प्रकार होंगे, पार्ट्स होंगे। अब इनके हर एक थ्योरीज के कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं जिनको कि आप हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभेद बोलते हैं। हर एक जो टाइप्स होता है, हर एक जो पार्ट होता है उसके कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं जिनको कि आप हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभेद बोलते हैं। समझ में आया, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपभेद बोलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले औपचारिक सिद्धांतों के ऊपर जिसको कि फॉर्मेटिव थ्योरीज बोलते हैं। तो औपचारिक जो सिद्धांत है, शिक्षण के जो औपचारिक सिद्धांत है उसको शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। नाम याद रखना पड़ेगा आपको कि जो शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत होता है इसको शिक्षण का दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको शिक्षण का दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत जो है वो सिद्धांतिक विचारों से ज्ञान, किताब तथा दार्शनिक मान्यताओं पर टिके होते हैं। ये जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर टिके होते हैं, सैद्धांतिक विचारों के ऊपर, ज्ञान की किताबों के ऊपर और दार्शनिक मान्यताओं पर टिके होते हैं। हुई बात क्लियर। ये कहता है कि शिक्षण के जो औपचारिक सिद्धांत है इनको शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये किसके ऊपर टिके होते हैं भी, सैद्धांतिक विचारों के ऊपर, ये ज्ञान किताब के ऊपर टिके होते हैं और दार्शनिक मान्यताओं पर क्या होते हैं, टिके होते हैं। तो इसके चार मुख्य सिद्धांत है। एक तो मायूटिक शिक्षण सिद्धांत, एक संप्रेषण, एक शिक्षण का रूपण सिद्धांत और पारस्परिक पूछताछ का सिद्धांत। ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नहीं तो इसकी जो भाषा है, इस प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी थी डिफिकल्ट, लेकिन ये करवाना जरूरी था क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये आपको करवाना जरूरी था। तो पहला कौन सा है, मायूटिक, फिर संप्रेषण, फिर शिक्षण का रूपण सिद्धांत और उसके बाद पारस्परिक पूछताछ का सिद्धांत। आपको यहाँ इन शब्दों से ये क्या लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी आपको और भी आसान ये लगने लगेगा। जैसे जैसे हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इनका वर्णन क्या है, किस प्रकार है कि तो पहली बात तो क्या कि मायूटिक शिक्षण सिद्धांत। तो शिक्षण सिद्धांतों में मायूटिक सिद्धांत सबसे पुराना है। शिक्षण सिद्धांतों के अंदर जो मायूटिक सिद्धांत है वो सबसे क्या है, वो सबसे पुराना सिद्धांत है। मायूटिक सिद्धांत क्या है, सबसे पुराना है, ठीक है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई, सुकरात ने। इसका प्रतिपादन किसने किया था, सुकरात ने। सुकरात कौन था, एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, फिलोसफर था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये बड़े फेमस फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, यानी कि दर्शन शास्त्र से ये जुड़े हुए थे। तो दर्शन शास्त्र में क्या होता है, आत्मा और परमात्मा के बारे में समझा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये दर्शन शास्त्र का पहले भी यही विषय था और आज भी यही विषय है। आज भी यही खोज कर रही है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। तो जो सुकरात है ना बच्चों, वो प्रसिद्ध क्या है, वो दार्शनिक है, ठीक है ना। और उसके बाद ये सिद्धांत क्या मानता है कि बालक में सभी प्रकार का ज्ञान अपने आप में ही निहित होता है। ये कहता है कि जब एक बालक जन्म लेता है तो बालक खाली स्लेट नहीं होता, बल्कि बालक जो अपने पूर्व जन्म के अनुभव साथ लेकर पैदा होता है। ये कहते हैं कि जो सभी प्रकार का ज्ञान है ना वो बालक के अंदर होता है। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षण, टीचिंग का क्या उद्देश्य होता है, टीचिंग का उद्देश्य होता है कि बालक के इस अंदर के ज्ञान को क्या निकालना, बाहर निकालना है। बालक के अंदर जो ज्ञान है ना उसको आपने बाहर निकालना है, दबाना नहीं है। जैसे अगर कोई बच्चा आपको क्लास में ये कहे कि मैडम मैं जो है वो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है क्या वास्तव में ये बहुत अच्छी खेलता है। आप जब बच्चे को गेम पीरियड में खेल के मैदान में लेकर जाओगे तो आप ध्यान से बच्चे को देखिए
क्या बच्चा बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता है? अगर वास्तव में बच्चा बहुत अच्छी खेल रहा है तो आप बच्चे के माता पिता से मिलकर उनसे बातचीत कर सकते हो, बच्चे के लिए कोई कोच की व्यवस्था कर सकते हो सकता है आगे चलकर वो बच्चा कोई महान खिलाड़ी बने। तो बच्चे के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कह दिया आपको कि मैडम या सर मैं निशाना बड़ा अच्छा लगाता हूं, तो आपने उसको अगर यूं डांट दिया कि ओए निशानेबाज बैठ जा, देखा तेरा निशाना, पढ़ ले, पहले पढ़ा तो जाता नहीं, चला चला निशाना लगाने, तो आपने क्या कर दिया, बच्चे की प्रतिभा को दबा दिया ना। हो सकता है कि बच्चा वास्तव में बहुत अच्छा निशाना लगाता हो, तो आप बच्चे के माता पिता से मिलकर, ठीक है ना, और उसके लिए अच्छी कोई एकेडमी की कोच की व्यवस्था करवा सकते हो सकता है कल की वो बच्चा बड़ा अच्छा निशानेबाज निकले, बहुत अच्छा निशानेबाज निकले, हमारे देश का नाम रोशन कर दे। तो सुकरात कहते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ जो बातें होती हैं वो जन्मजात होती हैं, और एक अध्यापक को चाहिए कि उस जन्मजात शक्ति को बाहर निकालना है, हमने दबाना नहीं है। आपने बच्चे की किसी भी प्रतिभा को दबाना नहीं है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बालक का जो बुद्धि है, शरीर है और आत्मा में जो ज्ञान है, इसको बाहर लेकर आए। बालक के शरीर में, बुद्धि में और आत्मा में जो ज्ञान है उसको क्या लेकर आए, बाहर लेकर आए। सुकरात का क्या मानना है कि आत्मा को भी ज्ञान की अनुभूति होती है, लेकिन जब आत्मा नया जन्म लेती है ना तो उस ज्ञान को भूल जाती है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना ज्ञान का भंडार होता है उनके अंदर, बच्चा छोटा सा है लेकिन ज्ञान, कौटिल्य, कौटिल्य को कौन भूल सकता है। कितने दिन उसको टीवी में न्यूज आई थी, वो उसका इंटरव्यू लिया गया था कि जो आपको किसी भी देश की कोई भी बात बता सकता है। तो कौटिल्य के अंदर ऐसा ज्ञान आया कहां से? और कौटिल्य के बाद तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आए थे टीवी के ऊपर, है ना। तो बच्चों के अंदर कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं, ठीक है। तो जो आत्मा जब नया जन्म लेती है तो वो पहले वाली बातों को थोड़ा थोड़ा भूल जाती है, पर पूरी तरह से नहीं भूलती, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहता है कि जो शिक्षण है, शिक्षण द्वारा क्या कहता है कि शिक्षण द्वारा आत्मा के उस ज्ञान को पुनः संकलन करती है। जब बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो बालक को वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है, और दोबारा से वो ज्ञान जो है वो बच्चा उसी ज्ञान के बल पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये टीचर का काम है कि बच्चे को आगे बढ़ाने का क्या करे, काम करे, ठीक है। तो इस प्रकार के सिद्धांत में कई बातें हैं, जैसे बालक के अंदर जो ज्ञान है उसको आपने बाहर निकालना है, भूले हुए ज्ञान को बालक की स्मृति में लाना है, और बालक के पालन पोषण में उसके वंशानुक्रम का अधिक योगदान रहता है, ठीक है ना। जो उसके पूर्वज हैं उनका भी बहुत अधिक योगदान रहता है। क्यों, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पेपर 1 करवाया कि बालक के अंदर न केवल उसके माता पिता के वर्ण, दादा दादी और नाना नानी के गुण भी बालक के अंदर होते हैं, और पढ़ दादा, पढ़ दादी और पढ़ नाना, पढ़ नानी के गुण भी एक बालक के अंदर होते हैं। तो बालक के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? उसके वंशानुक्रम का पड़ता है, मतलब हेरिडिटी का पड़ता है। उसके बाद शिक्षण का संप्रेषण सिद्धांत, आगे बात करते हैं शिक्षण का संप्रेषण सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। देखो पहले वाला कौन सा था? पहले वाला तो हमने अभी अभी जो हमने किया वो था माइयूटिक। माइयूटिक आपको समझ में आ गया होगा कि सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया। सुकरात कहते हैं बच्चे के अंदर ज्ञान होता है, जब उसको हम बाहर निकालना हमारा काम है। बच्चे को ज्ञान को दबाना नहीं है बल्कि बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा कि शिक्षण का संप्रेषण सिद्धांत। अगला हमारा है शिक्षण का संप्रेषण सिद्धांत। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन। शिक्षण का संप्रेषण सिद्धांत मायूटिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, ये इसके अपोजिट है। ये सारे हमारे फॉर्मल थ्योरी चल रही है, अभी तक हमारी कौन सी चल रही है? फॉर्मल थ्योरीज चल रही है। ये बिल्कुल विपरीत है। इस सिद्धांत का मानना है कि बालक के भीतर पहले से कुछ भी विद्यमान नहीं होता। जैसे किसने बताया था कि हाँ, बालक के अंदर, एक मिनट, पहले से कुछ भी विद्यमान नहीं होता बल्कि बालक को ज्ञान बाहर से दिया जाता है। कौन मानता है? ये सिद्धांत मानता है कि बालक के अंदर पहले कुछ भी नहीं होता। यानी कि ये लोग क्या मानते हैं? बालक को कोरी स्लेट मानते हैं। बालक को क्या मानते हैं? कोरी स्लेट मानते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बालक जो है वो जन्म लेता है, उसके अंदर कुछ भी विद्यमान नहीं है, वो एक कोरी स्लेट है, ठीक है। और कोरी स्लेट को साइकोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है? तबूला रसा कहा जाता है। कि बालक जब जन्म लेता है वो क्या है? कोरी स्लेट है, उसके अंदर कुछ भी विद्यमान नहीं है। बालक को ज्ञान बाहर से दिया जाता है। फिर संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत में अध्यापक छात्रों को सिखाने के लिए अनेक
सूचनाएं तथा विचार प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद अंत्य क्रिया संप्रेषण सिद्धांत का वर्णन करती है। संप्रेषण जितना अच्छा होगा शिक्षण कार्य उतना ही अच्छा होगा। जितना एक अध्यापक बढ़िया तरीके से बच्चों को बताएगा, बढ़िया तरीकों से बच्चों से बात करेगा, है ना, संप्रेषण जितना बढ़िया होगा ना तो शिक्षण कार्य भी उतना ही अच्छा होगा। जितना बढ़िया तरीके से एक अध्यापक बच्चों के साथ बातचीत करेगा, बच्चों को आगे बढ़ाएगा, उतने ही बच्चे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये एक नेचुरल सी बात है, ठीक है ना। तो संप्रेषण जितना अच्छा होगा शिक्षण कार्य भी उतना ही क्या होगा, अच्छा हो जाएगा भी, ठीक है ना। क्लियर कि ये मानते हैं कि बालक के अंदर जो ज्ञान है वो अंदर से नहीं है, बल्कि उसको एक टीचर जितनी बढ़िया अंतर क्रिया करेगा बच्चे के साथ तो बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखता चला जाएगा। उसके बाद है जी शिक्षण का रूपन सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। अगला है हमारा शिक्षण का रूपण सिद्धांत। शिक्षण के रूपण सिद्धांत को परिवर्तन करने का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है, परिवर्तन का सिद्धांत भी इसका एक और नाम है, ठीक है ना। शिक्षण के रूपण सिद्धांत को क्या कहा जाता है, परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। रूपण माना मॉडलिंग। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण का जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों के व्यवहार और व्यक्तित्व का भली भांति रूपण और निरूपण करना है, यानी कि उसको एक बढ़िया शेप देनी है। शेपिंग तभी तो कहा जाता है, बढ़िया क्या देनी है, शेप देनी है। बच्चे का जो व्यक्तित्व है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है और बच्चे का जो व्यवहार है उसको एक टीचर बढ़िया शेप दे सकता है। टीचर बच्चे को बढ़िया बढ़िया बातें सिखाएगा और बच्चा है जो अच्छी अच्छी बातें सीखता चला जाएगा। तो उसके जीवन को एक बढ़िया तरीके से क्या देनी है, उसको एक शेप देनी है, ठीक है। उसके बाद इस सिद्धांत के अंतर्गत अध्यापक तथा विद्यार्थियों के संबंध को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अध्यापक का यह कर्तव्य है कि विद्यार्थियों के अच्छे विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान करे। मतलब एक अगर बच्चे के अंदर कमी होगी, उसके व्यक्तित्व के अंदर कोई कमी होगी या बच्चे के अंदर जैसे कोई और चीज की कमी होगी, उसके व्यवहार के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर, ज्ञान के अंदर, तो टीचर का काम है कि उसको एक बढ़िया शेप दे। इसलिए इसको मॉडलिंग थ्योरी कहा जाता है। इसको मोल्डिंग क्या कहा जाता है, मोल्डिंग थ्योरी, यानी कि आपने बच्चे को मोल्ड करना है, बच्चे को आपने बदलना है। बच्चा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका पर्सनैलिटी पहले अच्छी नहीं थी, लेकिन एक टीचर बच्चे से अच्छी तरह बातें करके उसको जीवन में आगे बढ़ा सकता है। बच्चे का जो ज्ञान है, बच्चे के अंदर मान लो ज्ञान कम है तो टीचर बढ़िया ज्ञान देकर बच्चे के अंदर क्या कर सकता है, मोल्डिंग कर सकता है बच्चे की, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों के उचित विकास के लिए उन्हें अच्छा अवसर प्रदान करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, शिक्षण का रूपण सिद्धांत, मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। उसके बाद नंबर 4 पर हमारी कौन सी है, नंबर 4 पर है पारस्परिक पूछताछ का सिद्धांत। ये तो नाम से भी पता चल रहा है, पारस्परिक पूछताछ का सिद्धांत, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी बोलते हैं। इस सिद्धांत में अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य पूछताछ होती है। किसके, अध्यापक के और विद्यार्थियों के मध्य आपस में क्या होती है, पूछताछ होती है। शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक की होती है। निर्देशक का मतलब क्या, कि जो केवल बच्चे को निर्देश देने का काम करे। निर्देश देने का मतलब उसको आगे का रास्ता दिखाए। क्या दिखाए, आगे का क्या दिखाए भाई, रास्ता दिखाए, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग म्यूचुअल इंक्वायरी बोलते हैं, ठीक है। शिक्षक निर्देशन के रूप में नए ज्ञान को ग्रहण करने में सहायता करता है। यानी कि जब भी बच्चा नया ज्ञान ग्रहण करेगा तो बच्चे को दिक्कत आएगी, क्योंकि पुराने ज्ञान में बच्चा परिवर्तन करेगा और पुराने ज्ञान के अंदर नया ज्ञान ऐड कर लेगा, कुछ जोड़ लेगा। तो एक टीचर क्या करेगा, अध्यापक क्या करेगा, नए ज्ञान को ग्रहण करने में उसकी क्या करेगा, मदद करेगा। यह सिद्धांत क्या मानकर चलता है कि बालक स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। बालक स्वभाव से ही क्या होता है, जिज्ञासु। यानी कि बालक को डॉक्टर जीन पियाजे ने, छोटे बच्चे को, बालक को डॉक्टर जीन पियाजे ने नन्हे वैज्ञानिक कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है, नन्हा वैज्ञानिक, कि ये नन्हा वैज्ञानिक है भी, क्योंकि बालक क्या होता है, शुरू से ही जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। और अध्यापक का क्या कर्तव्य बनता है कि वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे सीखने की कि विद्यार्थी आवश्यक पूछताछ द्वारा स्वयं ज्ञान की खोज करे, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, पारस्परिक जो पूछताछ का सिद्धांत है, इसके अंदर अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में क्या होती है, पूछताछ होती है, ठीक है ना। आपस के अंदर एक दूसरे से पूछते हैं
और शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक के रूप में होती है। शिक्षक क्या करता है, निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है बच्चे को कि ये करो, इस प्रकार करो, ऐसा मत करो। उसके बाद वह बच्चे को नया ज्ञान ग्रहण करने में क्या करता है, सहायता करता है। यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि बालक तो स्वभाव से क्या होता है, जिज्ञासु होता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो अनेक बातों को पूछता रहता है, ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसमें क्या है, फिर इसका ऐसे कैसे करते हैं, उसका वैसे कैसे करते हैं। तो बालक स्वभाव से क्या होता है, जिज्ञासु होता है। और ये अध्यापक का कर्तव्य है कि वो ऐसी पढ़ने की, अधिगम की, लर्निंग की, सीखने की परिस्थितियां उत्पन्न करे कि विद्यार्थी आवश्यक पूछताछ द्वारा, यानी कि पूछताछ आवश्यक हो और अपने ज्ञान की क्या करे, वो खुद ही खोज कर ले। ठीक है भाई, क्लियर। तो अब हमारे सामने क्या है, अब फॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, ये कितने प्रकार की है, ये 4 प्रकार की फॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जो टीचिंग है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे हम। ये 4 प्रकार की है, बिल्कुल आसान है, जैसे ये आपको आसान लगी होगी ना, सारी के सारी जमा आसान है। पहली है मायोटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके जो है सुकरात है, और सुकरात कहते हैं कि बच्चे के अंदर ज्ञान का भंडार होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोरी स्लेट नहीं होता, अनेक विशेषताओं के साथ बच्चा जन्म लेता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो आत्मा के अंदर जो पुराना ज्ञान है वो आत्मा के अंदर होता है। तो एक टीचर का कर्तव्य है कि जो बच्चे की जो जन्मजात शक्ति है उसको बाहर निकाले, उसको दबाए नहीं। उसके बाद हमने की कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। ये कहता है कि बच्चे के साथ जो संप्रेषण सिद्धांत है उसके द्वारा बच्चा सीखेगा। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या मानती है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई भी ज्ञान, कोई भी गुण नहीं होता। बच्चा जो भी सीखता है इस दुनिया में आने के बाद सीखता है। यानी कि ये सिद्धांत मानता है कि जब एक बालक पैदा होता है तो वो कोरी स्लेट होता है। जब एक बालक पैदा होता है तो वो क्या होता है, कोरी स्लेट होता है। जैसे जैसे बालक क्या होता है, बड़ा होता है, शिक्षक के संपर्क में आता है तो अनेक नई नई बातों को सीखता है। तो शिक्षक जो है वो बालक के साथ संप्रेषण, जब कम्युनिकेशन करता है तो अनेक नई नई ज्ञान को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। आगे है मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसको क्या बोलते हैं, मोल्डिंग, यानी कि आप बच्चे के व्यक्तित्व के अंदर बच्चे के ज्ञान को एक टीचर अच्छे शेप में ला सकता है। अच्छा, उसके साथ जब वो अंत्य क्रिया करेगा, है ना, बच्चे के अंदर सुधार एक टीचर ही कर सकता है। उसके बाद है म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। इसको पूछताछ का भी बोलते हैं कि अध्यापक बच्चों से पूछेगा, बच्चे अध्यापक से पूछेंगे, और पूछताछ के द्वारा धीरे धीरे बच्चे का व्यक्तित्व निखरता चला जाएगा और जो बच्चा है वो जीवन के अंदर वो कर पाएगा जो वो कर सकता है। उसके बाद देखो भाई, शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अगला कौन सा होगा कि शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत। तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांत से मतलब उन सिद्धांतों से हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में निहित चरों के अंत्य संबंधों और उनकी प्रभावशीलता का व्याख्या करते हैं। देखो, शिक्षण के अंदर चर होते हैं। चर का मतलब वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना, शिक्षण के अंदर चर होते हैं। तो चर क्या है, एक तो होता है स्वतंत्र चर, एक होता है आश्रित। एक तो होता है स्वतंत्र चर, एक तो होता है स्वतंत्र चर, और एक होता है आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर कौन सा होता है, टीचर यानी कि अध्यापक। ठीक है, आश्रित कौन सा होता है, विद्यार्थी। ठीक है, तो देखो एक मध्यस्थ भी होता है जो पाठ्यक्रम होता है। तो देखो, यह सिद्धांत अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, यानी कि जो अनुभव से हमें जो चीजें मिलते हैं उसके ऊपर आधारित है। इसके 3 सिद्धांत आते हैं। गैने का पदानुक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, एटकिंसन का अधिकतम अधिगम अनुदेशन सिद्धांत, और ब्रूनर का अनुदेशन संबंधी संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें 3 आते हैं भाई। जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है ना, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, इसमें 3 आते हैं। एक तो गैने का पदानुक्रमित सिद्धांत, एक तो क्या है, गैने का पदानुक्रमित सिद्धांत। दूसरा आता है एटकिंसन का। दूसरा किसका आता है, एटकिंसन का
अधिकतम अधिगम अनुदेशन सिद्धांत। और तीसरा आता है ब्रूनर का। देखो कैसे याद करो, गैने का, एटकिंसन का, ब्रूनर का, गैने का, एटकिंसन का, ब्रूनर का, गैने का, एटकिंसन का, ब्रूनर का। एक दो बार याद करोगे हो जाएगा। तो गैने का अनुदेशात्मक सिद्धांत क्या बोलता है? गैने पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट गैगने। पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट गैगने, ये पूरा नाम था। ठीक है। इनकी किताब आई थी कंडीशन ऑफ लर्निंग। इनकी किताब का नाम क्या था? कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें 8 प्रकार के इन्होंने अधिगम सिद्धांत बताए थे। 8 प्रकार के क्या बताए थे इन्होंने? अधिगम सीखने के लिए सिद्धांत बताए, जो श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गैने के इस सिद्धांत को पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहा जाता है, अनुदेशात्मक भी कहा जाता है, अनुदेशनात्मक भी कहा जाता है, और पदानुक्रमित अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्हें सरल से जटिल क्रम में रखा जाता है। कौन से क्रम में? सरल से जटिल क्रम में। इन्हें कौन से क्रम में रखा जाता है भाई? सरल से जटिल क्रम में इन्हें रखा जाता है, जो इस प्रकार है। तो ये भी आप पढ़ लोगे। सिग्नल लर्निंग, एक क्या होती है? सिग्नल लर्निंग होती है। ठीक है, यानी कि सरल से जटिल की ओर चलेगा, इंक्रीज जो है होगा आगे। तो सिग्नल क्या आता है? संकेत अधिगम, कि हम संकेतों के द्वारा अधिकतर बातों को सीख लेते हैं। जैसे चौराहे पर लाल बत्ती का होना, फिर उसका हरी हो जाना, ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसके द्वारा इशारे करना। तो हम अनेक जो अधिगम है वो संकेतों के द्वारा होता है। हमें संकेत कर दिया जाता है और हम लोग उसको सीख लेते हैं। उसके बाद प्रारंभ में जो बच्चा है ना, वो संकेतों के माध्यम से ही सीखेगा। प्रारंभ में जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा? संकेत के माध्यम से ही सीखेगा। उसके बाद है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी बोलते हैं। यहाँ पर सारे दिए हुए हैं तो उसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको यहाँ से पढ़ लो तो भी आसान है। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी कि पहले कोई ना कोई सामने उद्दीपन होता है और उसके प्रति क्या करेगा? रिस्पॉन्स। जैसे थोरनडाइक ने किया था। थोरनडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा था और पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने से बिल्ली बाहर निकल सकती थी। पिंजरे के बाहर बिल्ली के लिए क्या रखा हुआ था? भोजन रखा हुआ था। तो जब स्टिमुलस को देखकर बिल्ली क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बोलते हैं। यानी कि बच्चा उद्दीपन को देखकर अनुक्रिया करेगा ही करेगा। जैसे आपने कहा बच्चे को एक चॉकलेट दी कि भाई अगर तुम अपना होमवर्क अच्छा कर लोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा उस चॉकलेट को देखकर अपना जो होमवर्क है वो बहुत बढ़िया कर लेगा। ये क्या है? ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। पहले बच्चा संकेतों से समझेगा। हम बच्चे को बोलते हैं इधर आओ, इधर आओ, या फिर बच्चा शरारत करता है, हम कहेंगे मारेंगे, थप्पड़ लगेगा, तो बच्चा संकेतों से समझ जाता है। उसके बाद बच्चा किसी चीज को देखकर, उद्दीपन को देखकर क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। उसके बाद श्रृंखला, हमेशा चेन से सीखा जाता है, चेन लर्निंग होती है। जैसे बच्चा क्या करेगा? पहले स्टार्टिंग के अंदर बच्चा पहले गिनती सीखेगा, गिनती के बाद क्या सीखेगा? पहाड़े सीखेगा। उसके बाद जमा सीखेगा, जमा के बाद बच्चा घटा करना सीखेगा, फिर गुणा करना सीखेगा, और उसके बाद क्या सीखेगा? भाग करना सीखेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा स्टार्टिंग के अंदर ही भाग करना सीख जाए और जमा करना बाद में सीखे, ऐसा नहीं होगा भी। बच्चा क्या करेगा? चेन लर्निंग करता है हमेशा। पहले आसान चीजों को सीखता है, फिर मुश्किल बातों को सीखता है। पहले बच्चा हमेशा गिनती सीखेगा, पहाड़े सीखेगा बाद में। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बच्चा पहले पहाड़ा सीख ले और गिनती बाद में सीखे। तो जो लर्निंग होती है वो क्या होती है? वो चेन लर्निंग होती है। उसके बाद शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, यानी कि शब्दों के सहारे बच्चा सीखता है। वर्बल यानी कि आप जैसा बच्चे को बताओगे बच्चा आपको रिपीट करेगा और धीरे धीरे सीखता चला जाएगा। विभेदीकरण अधिगम, बच्चा विभेद करना सीखता है। बच्चा समझ जाता है कि एक सर्कल के अंदर, त्रिभुज के अंदर या स्क्वायर के अंदर क्या अंतर होता है। बच्चा क्या करता है? विभेद करना सीख जाता है। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट लर्निंग, अगर आप बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट दोगे, कोई कॉन्सेप्ट समझाओगे तो बच्चा उसको लर्न करना सीख जाएगा। अब बच्चा कॉन्सेप्ट से सीखता है। जैसे न्यूटन का नियम है उसको सीख लेगा, संधि सीख लेगा, समास सीख लेगा, ठीक है ना। तो बच्चा अलंकार सीख लेगा। तो बच्चा क्या करेगा? कॉन्सेप्ट लर्निंग करेगा भाई। उसको अगर कोई आप
कोई मैटर दोगे उसी के हिसाब से उसको वो सीखेगा। उसके बाद नियम और सिद्धांत अधिगम, बच्चों को अनेक नियम बता दिए जाते हैं, अनेक सिद्धांतों के द्वारा बच्चे को लर्न करवाया जाता है। अनेक नियमों से बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और नियमों के अनुसार ही वो सीखेगा। उसके बाद है समस्या समाधान अधिगम, लास्ट में बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाता है। कोई भी बच्चे के सामने प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, धीरे धीरे बच्चा उस प्रॉब्लम को जो है वो दूर करना सीख जाएगा। और ये अधिगम का सबसे उच्च स्तर होता है, ये अधिगम का सबसे निम्न स्तर होता है। तो बच्चा धीरे 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 ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर की ओर चलेगा, ठीक है ना। यानी कि पहले बच्चा संकेत अधिगम करेगा, फिर उद्दीपन अनुक्रिया, उसके बाद श्रृंखला में सीखेगा, फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम होगा, उसके बाद जो है ये विभेदीकरण अधिगम होगा, संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम और सिद्धांतों का, और उसके बाद लास्ट में बच्चा समस्या का समाधान करना सीखेगा। ये हमारे अधिगम की सबसे उच्चतम अवस्था है। यानी कि जब बच्चे को समस्या का समाधान करना आ जाए तो ये अधिगम की सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। और यही हमारा लक्ष्य है कि बच्चे के सामने जीवन में भी जो कोई भी समस्या आए, बच्चा उनको हल करना सीख जाए भाई, ठीक है। आगे देखो, अच्छा इनको अलग अलग भी इन्होंने दे रखा है अच्छी तरह से। वैसे मैंने आपको समझा दिया ये सारा का सारा, लेकिन अलग अलग भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। पहले मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आपको अब ये पढ़ो ना तो आपको बिल्कुल आसान ही लगे। संकेत अधिगम, विद्यार्थी सामान्य संकेतों के द्वारा सीखते हैं और अनुक्रिया करते हैं, जैसे लाल बत्ती को देखकर रुक जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया, ठीक है ना। अधिगम का संबंध उद्दीपक की उपस्थिति में होता है। उद्दीपक को देखकर, जैसे मैंने बताया ना, चॉकलेट को देखकर बालक क्या करेगा, अच्छा गृह कार्य कर लेगा। श्रृंखलाबद्ध मतलब श्रृंखला से सीखेगा, ठीक है ना। उसको आप इस हिसाब से कर लो कि पहले वो गिनती सीखेगा, फिर पहाड़े सीखेगा। उसके बाद देखो शाब्दिक साहचर्य अधिगम, श्रृंखलम अधिगम के पश्चात व्यक्ति शब्दों के माध्यम से जो बच्चा है वो वस्तु से संबंध स्थापित करता है। कैसे? शब्दों के माध्यम से। उसके बाद है जी विभेदीकरण अधिगम, इसमें एक ही प्रकार के अथवा दो समान पदों से सही सही पहचान कर भेद कर सकता है। यानी कि अगर आप बच्चे के सामने कुछ पेंसिलें तो छोटी, कुछ बड़ी, कुछ उससे भी बड़ी रख दोगे तो बच्चा इनको सीक्वेंस में लगा देगा। यानी कि बच्चे को विभेद करना अब आता है। जैसे आपने बच्चे को खट्टी और मीठी चीज़ों को अगर अलग अलग करने के लिए कह दिया, जैसे आपने बहुत सारे खाने का सामान रखा है और आपने ये कहा कि ये फ्रूट्स हैं, इनको खट्टे फ्रूट को अलग कर दो और मीठे को एक साइड में कर दो, तो बच्चा ऐसा काम कर देगा। उसके बाद देखो संप्रत्यय अधिगम, तो उसके बाद संप्रत्यय बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि बच्चा जो है अपने दिमाग के अंदर पिक्चर बनाने लग जाता है। जैसे अब आपने यूँ कहा कि पहाड़ पर घूमने चलेंगे, तो अब बच्चा अपने माइंड में पहाड़ का एक चित्र बनाने लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिद्धांत अधिगम, नियम या सिद्धांत, तो इसमें नियमों के अनुसार वो सीखता है, सिद्धांतों के अनुसार सीखता है। समस्या समाधान, इस स्तर पर सीखे हुए ज्ञान से समस्या का समाधान करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। क्लियर? उसके बाद देखिए अगला है हमारा एटकिंसन का। तीन ही थे, एटकिंसन के बाद ब्रूनर का आएगा, बस तीन ही तो थे। गैगने का तो हमने कर ही लिया। उसके बाद किसका आएगा? एटकिंसन का। इसका है एटकिंसन ऑप्टिमल लर्निंग थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। एटकिंसन ने विद्यार्थी के अनुदेशन के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे एटकिंसन का अधिगम अनुदेशन सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी अधिगम स्तर पर पहुंच सकता है। अधिकतम मतलब हाईएस्ट, अधिकतम का मतलब क्या है? हाईएस्ट अधिगम स्तर पर पहुंच सकता है। इस अधिगम को प्राप्त करने में शिक्षक भूमिका को प्रमुख माना गया है। मतलब अगर शिक्षक बच्चे को इतना अच्छे ढंग से पढ़ाए तो जो बच्चा है ना वो भी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच सकता है अधिगम के। इसको जो है निम्नलिखित व्यू रचना में शामिल किया जाता है। शिक्षक को अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को, अनुदेशन क्या? जिससे बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे कोई बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा उसको व्यवहार जन्य शब्दावली में व्यक्त करना। शिक्षक जिन उद्देश्यों को निर्धारित करके उन्हें बताएगा उनको व्यवहार में अंदर उसको क्या करना? यूज करना। फिर यह विचार करना कि किस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न किया जाए, मतलब इसको कितना अधिक ज्ञान देकर क्या किया जाए? संपन्न यानी कि समाप्त किया जाए।
उसके बाद अंत में मूल्यांकन के तरीकों पर विचार करना कि आप बच्चे का मूल्यांकन इवैल्यूएशन कैसे करोगे, इन तरीकों पर क्या करना, विचार करना। ये तो आसान है, पढ़ ही लोगे। ब्रूनर का नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ब्रूनर का अनुदेशन संबंधी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि शारीरिक अनुक्रियाओं की अवस्था यानी कि सक्रियता विधि, ये 3 प्रकार की होती हैं। जो शरीर की जो अनुक्रियाएं हैं उसकी सक्रियता विधि, द इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज कब से कब तक होती है, 0 से लेकर 3 वर्ष तक होती है। यानी कि तब जब बच्चा प्रतीकों को क्या करता है, ग्रहण करता है। बच्चा प्रतीकों को क्या करता है, ग्रहण करता है। मानस बिंब, बुद्धि में बिंब बनाता है। ठीक है ना, कोई 0 से 2 कहता है, कोई 0 से 3, वैसे 2 भी आप लोग मान सकते हो। और प्रतीकात्मक प्रतिनिधि अवस्था यानी कि सांकेतिक विधि। तो देखिए शारीरिक अनुक्रिया वाली कौन सी होती है, शारीरिक अनुक्रिया यानी कि सक्रियता, ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। ये अवस्था कब से कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक। इसमें बालक को अपने चारों ओर के परिवेश का ज्ञान शारीरिक चेष्टाओं और गामक गतिविधियों की सहायता से होता है। इसमें बालक को जो चारों ओर का ज्ञान है ना, अब देखो 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो 2 वर्ष तक के बच्चे को ज्ञान कैसे होगा, जो उसके चारों तरफ जो गतिविधियां होगी, जो गामक, गामक मतलब मोटोर एक्टिविटीज होगी, उनसे बालक ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, उसके बाद बिंब, बिंब का मतलब होता है एक बुद्धि के अंदर एक पिक्चर बनती है, बिंब बनता है भाई। ये 3 से 7 वर्ष तक की होती है। बालक अमूर्त रूप से वस्तुओं के बारे में सोचने और समझने लग जाता है। जैसे अगर अब बालक को यूं कह दिया ना कि हम लोग पार्क में जाएंगे, तो अब पार्क का जो चित्र है वो बालक के मस्तिष्क में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क में कोई चित्र नहीं बनता। बालक को आप कहोगे पार्क में चलेंगे, बालक को नहीं पता पार्क क्या होता है, पार्क में जाने के बाद ही देखेगा वो पार्क ये होता है। आपने बालक को कहा कि चलो मंदिर चलते हैं पूजा करने के लिए, बालक को नहीं पता 2 वर्ष तक के बालक को मंदिर क्या होता है। लेकिन अगर आप 3 से 7 वर्ष तक के बालक को कहोगे ना कि हमें मंदिर चलना है चलो, तो बच्चा अपने दिमाग के अंदर उसको बना लेगा कॉन्सेप्ट को कि हाँ कि मंदिर ये होता है। ठीक है, उसके बाद अमूर्त रूप से चीजों को अपनी बुद्धि पर ले आता है। अगला है लास्ट हमारा प्रतीकात्मक प्रतिनिधि अवस्था। यह 7 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए होती है। 7 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए होती है। बालक प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग समझना शुरू करता है। जैसे आयत यानी कि त्रिभुज को देखकर, आयत को देखकर, आयताकार को देखकर बता देता है कि ये आयत है। ठीक है, ये प्रतीकात्मक प्रतिनिधि अवस्था होती है। तो डिस्क्रिप्टिव जो थ्योरी है वो कितने प्रकार की भाई, 3 प्रकार की। गैगने का आपको पता चल गया कि गैगने ने तो क्या बताया था, 8 प्रकार बताए थे। जो सरल से कठिन की ओर चलते हैं। ठीक है ना, ये गैगने के प्रकार हैं। 8 प्रकार बताए थे ना गैगने ने, आप पढ़ लेना श्रृंखला अधिगम वो सारा। एटकिंसन ने भी बताया था कि बच्चे को अनुदेशन जो देना होता है उसके माध्यम से बच्चा सीखता है जब बच्चे को आप ज्ञान देते हो। ब्रूनर ने 3 प्रकार की बताई। इनएक्टिव जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है, बच्चे के आसपास जो होगा बच्चा उसी का ज्ञान ग्रहण करेगा। ये 3 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, यानी कि अब बच्चे के दिमाग में कुछ कुछ बिंब बनने शुरू हो जाते हैं। और ये 7 से अबव ऊपर की ओर होती है कि जब बच्चा अमूर्त बातों को भी अच्छी तरह सोच सकता है और ज्ञान ग्रहण करता है भी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो लास्ट है हमारा शिक्षण के नियामक सिद्धांत यानी कि नॉर्मेटिव। इसको सामान्य शिक्षण सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य शिक्षण सिद्धांत भी बोलते हैं। यह वह सिद्धांत है जो सामान्य कक्ष में निरीक्षण के आधार पर और शिक्षण चरों के मध्य संबंधों को प्रकट करते हैं। मैंने आपको चर बताए थे, वैसे चर 3 होते हैं। एक तो होता है आश्रित, एक होता है जो प्रधान मेन चर होता है, और एक होता है मध्यस्थ चर। ठीक है, तो देखो सामान्य कक्षा में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये सिद्धांत तय करते हैं। ठीक है ना, तो 4 सिद्धांत आते हैं गेज का। एक तो आता है गेज का, एक आता है रेयांश का। देखो आप ध्यान से समझिए, इस शिक्षण सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत भी कहा जाता है।
इस शिक्षण सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत भी कहते हैं। ये कहता है कि जो सिंपल कक्षा होती है ना, उसके अंदर निरीक्षण का मतलब क्या होता है, देखना। इसके आधार पर जो शिक्षण के चर वेरिएबल्स होते हैं उनके मध्य संबंधों को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। उसके बाद जब हमें कक्षा के अंदर तो उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, ये सिद्धांत क्या तय करते हैं कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके भाई। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गेज का कॉग्निटिव से क्या समझ गए, बुद्धि से संबंधित है। कॉग्निटिव से आप क्या समझे कि ये बुद्धि से क्या है, संबंधित है। तो गेज ने क्या किया, शिक्षण सिद्धांत संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जो विचार है इससे ये प्रभावित थे। इनका जो शिक्षण सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के विचारों से अनुप्रेरित है। तो ये देखिए, इसके अंदर उद्दीपन, अनुक्रिया तथा आदतों के निर्माण संबंधी पुनरावृत्ति एवं अभ्यास इसके अंदर जरूरी है, ठीक है ना। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को सार्थक अधिगम में सहायता प्रदान करना, ठीक है ना। आप ये लाइन यहां से कीजिए, यहां से आसानी रहेगी बजाय इसके। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के सार्थक अधिगम में सहायता प्रदान करना है। अर्थपूर्ण मतलब जो बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो। ये अधिगम प्रदान करने के लिए अनेक गतिविधियां होती हैं और क्रियाएं हैं, उनको समावेश करना होता है। अध्यापक संज्ञानात्मक अधिगम का प्रयोग कर ही विद्यार्थी की योग्यता और क्षमताओं को बढ़ा सकता है, अनुप्रेरित कर सकता है। तो आप ये जो सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये लाइनें मुश्किल आ जाती हैं, तो आप कहाँ से करोगे, यहाँ से इस सिद्धांत को आप कर सकते हो, ठीक है। ये छोड़ो, इसको क्या करोगे आप कि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अच्छे अधिगम, सार्थक अधिगम में सहायता प्रदान करना है। और जो अर्थपूर्ण अधिगम है उसको प्रदान करने के लिए अनेक गतिविधियों और क्रियाओं का इसके अंदर समावेश करना पड़ता है। और अध्यापक क्या करता है, संज्ञानात्मक अधिगम का प्रयोग करके विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमताओं में वृद्धि करता है। उसके बाद देखो रेयांश का, उसके बाद किसका आता है, रेयांश का। रेयांश क्या कहता है, रेयांश का शिक्षण व्यवहार का सिद्धांत, ठीक है ना। रेयांश का यह शिक्षण व्यवहार संबंधी मान्यताओं और विचारों पर आधारित है। जो शिक्षण होता है वो शिक्षक के शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार से प्रभावित होता है। जो टीचिंग है, टीचिंग वो शिक्षक के यानी कि टीचर के जो वो शब्द यूज करता है और जो वो क्रियाएं करता है उससे प्रभावित होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार द्वारा ही विद्यार्थी अधिगम करते हैं। यानी कि शाब्दिक क्या होता है, वर्बल, और अशाब्दिक नॉन वर्बल। तो अध्यापक बिना बोले भी बहुत कुछ बच्चों को सिखा देते हैं। अधिगम कार्य में सुधार किसके ऊपर निर्भर है, शिक्षक की गुणवत्ता पर। एक शिक्षक के अंदर कितने गुण हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण के लिए उचित व्यवहार करना चाहिए और कक्षा के कार्य करवाते समय फ्लेंडर की अंत्यक्रिया प्रणाली को अपनाना चाहिए। फ्लेंडर की अंत्यक्रिया प्रणाली क्या थी कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए भाई, यह रेयांश ने कहा। उसके बाद मित्रा क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी है इनकी कि एस के मित्रा जो है एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे। एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स होती हैं इसके क्या थे, ये डायरेक्टर थे। और मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग टीचिंग में करने के उद्देश्य से ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। मित्रा ने क्या कहा कि शिक्षण को औपचारिक अनुदेशन परिवेश के दायरे में ही रखा जाए। मतलब जो शिक्षा है ना वो विद्यालय के अंदर एक फॉर्मल वे में ही दी जाए। ये विद्यालय के बाहर भी हो सकती है लेकिन ये विद्यालय में दी जानी चाहिए। कम से कम 2 विद्यार्थी क्लास में जरूर होने चाहिए। और अध्यापक का ये कर्तव्य है कि वे विद्यार्थी के जो व्यवहार है उसको वांछित अंतिम व्यवहार तक पहुंचाने का प्रयास करे। मतलब कई बार कोई बच्चा जब प्रारंभ में स्कूल में आता है तो वो बड़ा मतलब अजीब सा बच्चा होता है, लेकिन एक टीचर का ये काम है कि अंतिम व्यवहार मतलब बढ़िया उसको सिखाने का प्रयास करे। अध्यापक को शिक्षण कार्यों
और गतिविधियों का नियोजन करना, संगठन करना, उनको क्रियान्वयन करना मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के आधार पर करने का प्रयास करना चाहिए भाई। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि शिक्षण जो है वो कक्षा कक्ष में होना चाहिए, कम से कम 2 विद्यार्थी जरूर होने चाहिए, और अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चे का जो व्यवहार है उसको अगर बढ़िया व्यवहार नहीं कर रहा तो बढ़िया व्यवहार सिखाकर ही उसका पीछा छोड़े। क्लार्क का शिक्षण संबंधी सामान्य सिद्धांत, क्लार्क का शिक्षण संबंधी सामान्य सिद्धांत। तो क्लार्क क्या कहते हैं कि सामान्य सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति, विशेषताओं और प्रयोजन में ज्यादातर समानता है। ये क्या क्या बातें कहता है? शिक्षण को एक विशिष्ट दर्जा न देकर सामान्य कार्य माना गया है। शिक्षण एक विशिष्ट नहीं है बल्कि एक आम बात है। ऐसे सामान्य अधिगम वातावरण का निर्माण किया गया है जिसमें सभी प्रकार के अधिगम का आयोजन हो सके, यानी कि इंटेलिजेंट बच्चा है ना, जीनियस, वो भी पढ़ सके, एवरेज भी पढ़ सके, औसत भी पढ़ सके और डल भी पढ़ सके। विभिन्न स्तरों पर शिक्षण प्रक्रिया को सामान्य महत्व दिया जाता है। फिर इसमें जिन सिद्धांतों को लागू किया जाता है वे शिक्षण के सभी सिद्धांतों को पूरा करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो हमारे ये 4 हो गए, 4 ही हमने करने हैं। लास्ट का जो हमारा ये फॉर्मेटिव है, नियामक सिद्धांत, नॉर्मेटिव सॉरी, तो एक तो गेज का करना है हमने। गेज क्या कहता है कि भाई विद्यार्थियों को सार्थक अधिगम में सहायता देना, ठीक है, इसका काम है। अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए। उसके बाद रेयांश क्या कहता है? रेयांश कहता है कि आप टीचर का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों के द्वारा वो बच्चे को सिखा सकता है। उसके बाद मित्रा कहते हैं कि मनोविज्ञान का भी एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्लार्क कहते हैं कि एक सामान्य सिद्धांत है, ये कोई विशेष बात नहीं है। आप इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आपको सारा के सारा समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। 3 प्रकार के सिद्धांत बताए, औपचारिक, उसके बाद वर्णनात्मक, और उसके बाद कौन सा बताया हमारा? ये नॉर्मेटिव थ्योरी बताई भाई। और इनके जो सब पार्ट्स हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि आपका 16 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। यही प्रश्न 4 नंबर में भी पूछ लेगा कि भाई नॉर्मेटिव थ्योरी कौन कौन सी होती है, तो ये 4 आपको लिखनी पड़ेगी लास्ट वाली, ठीक है ना। ये जो लास्ट वाली है ये 4 आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और बाकी आप 1-2 बार जब वीडियो को देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।